हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इंडियन मैप की सीरीज का अगला राज्य पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे राज्य को कवर कर लिया है। आज जो हम जिस राज्य को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हरियाणा। तो आज हम लोग हरियाणा के बारे में, इसकी ज्योग्राफी, इसके इतिहास और इसमें कौन कौन से शहर इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी मुद्दों को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो देखिए हरियाणा आखिरकार एक राज्य कैसे बना, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा में इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, कैसे हरियाणा जो है एक, जिसे हरि का स्थान बोला जाता था, वो भारत का एक अखाड़ा बनता है, भारत का अखाड़ा। दूसरा, इसे हम लोग भारत के दूध का कटोरा भी कहते हैं। तो दूध के लिए कैसे प्रसिद्ध हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या रोल है, और अगर हरियाणा ना हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देश के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की अगर बात करें, उसके बाद कौन कौन से उद्योग जो हैं वो हमें हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इन सभी चीज़ों के मुद्दों के ऊपर आज हमारा चर्चा होगा। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसे बोला जाता है हरियाणा। तो हरियाणा के इतिहास के क्रम की अगर बात करते हैं तो देखिए, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को एक राज्य बनाया जाता है जिसे क्या बोला गया था, हरियाणा। और जब हरियाणा बनाया गया था, ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, पंजाब का। तो पंजाब से काट करके एक राज्य बनाया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरियाणा। अब हरियाणा के बारे में अगर आप समझते हो तो हरियाणा को बहुत सारे नामों से बोला जाता है। जैसे हरियाणा शब्द का अर्थ होता है हरि के रहने का स्थान, मतलब वैसा स्थान जहाँ पे किनका निवास स्थान हो, भगवान विष्णु का निवास स्थान हो। और इस कारण से ही हम लोग क्या बोलते हैं, हरियाणा को माना जाता है कि ये कैसा स्थान होगा, यहाँ पे भगवान विष्णु जो होंगे वो निवास करते होंगे। दूसरे टर्म में अगर बात करें तो हरियाणा को एक शब्द से और संबोधित किया जाता है, इसे बोला जाता है दूध का कटोरा। इसे और किस नाम से बोला जाता है, दूध का कटोरा। अगर ये हम समझेंगे कि इसे दूध का कटोरा क्यों बोल रहे हैं, और अगले शब्दों में अगर बोला जाए तो अगर आपको कहीं भी भारत का अखाड़ा दिख जाए तो भारत का अखाड़ा भी हम लोग किसको बोलते हैं, भारत का अखाड़ा भी बोला जाता है किसे, हरियाणा को। इसके अलावा हरियाणा ने भारत को सबसे ज़्यादा एथलीट में, ओलंपिक मेडल के बारे में आपने सुना होगा, तो ओलंपिक मेडल में सबसे ज़्यादा अगर कहीं के पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं तो वो भी कौन सा राज्य होगा, वो भी राज्य होगा हमारा हरियाणा। इसके अलावा हरियाणा की जो आजकल की नाइट कैपिटल एक बढ़ गई है, नाइट लाइफ हो जिसे हम लोग बोलते हैं, तो नाइट लाइफ के कारण इसे कॉकटेल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉकटेल कैपिटल ऑफ इंडिया भी क्यों बोलते हैं, किसे बोला जाता है, तो वो भी आपको हरियाणा को मिलेगा। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हरियाणा आज के समय मेडिकल टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। ये सब हुआ। उसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा और पंजाब दोनों की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, वो है चंडीगढ़ में। और अगर आपसे सवाल पूछे कि चंडीगढ़ खुद किस राज्य में होगा, तो भी आप किस गैस का जवाब क्या दोगे, हाँ, चंडीगढ़ जो है वो कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर ही है। तो ये दोनों राज्यों की राजधानी है, जबकि चंडीगढ़ खुद एक क्या है, खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के इतिहास के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा सुना जाए तो चंडीगढ़ के से रिलेटेड आपने एक सवाल सुना होगा। एक सवाल पूछा जाता है कि रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पर है। रॉक गार्डन भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ में। और रॉक गार्डन को बनाया किस व्यक्ति के द्वारा गया था, तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था नेक चंद्र जी के द्वारा क्या होता है, रॉक गार्डन का निर्माण किया जाता है। अब आइए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पहले उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक आपने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पंचकुला। अच्छा, हरियाणा में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 22 जिले जो हैं वो हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे आपको कैथल दिख रहा होगा। करनाल के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसे भी देखेंगे। सोनीपत हो गया आपका। हिसार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक जगह है गुरुग्राम फरीदाबाद,
ये दो जगह क्यों प्रसिद्ध हैं? गुरुग्राम और फरीदाबाद के पास ही आपको एक जगह मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं मानेसर। तो इसके बारे में समझेंगे कि जो मानेसर जो जगह है ना वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है। तो आइए एक एक करके हम इन जगहों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें तो ये आपको यहाँ पे एक भैंस दिख रहा होगा। तो एक भैंस अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर है? आपको हिसार के अंदर मिलेगा। तो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो हिसार के अंदर है। भैंस अनुसंधान केंद्र की अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि सवाल पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो क्या बताओगे? 1985 ईस्वी में। और ICAR के द्वारा क्या किया जाता है? इसे रेगुलेट किया जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ICAR को क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो इसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप सीधा सीधी जवाब दे देना कहाँ पर होगा? वो हिसार के अंदर होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये मकबरा देख पा रहे होगे ना, तो इस मकबरे को, ये जो मकबरा है वो किनका मकबरा है? ये रजिया सुल्तान जी का है। रजिया सुल्तान। तो सवाल होता है कि रजिया सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान जो है ना, अगर भारत की पहली महिला शासिका, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आप बताओगे। महिलाओं की बात करेंगे तो पहली महिला शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के पिताजी जो थे वो कौन थे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश मतलब ये जो वंशज आ रहा ना, वो कौन से वंशज से? ये दोनों लोग संबंधित किस वंश से थे? तो ये होते हैं गुलाम वंश से संबंधित। तो गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो गुलाम वंश के शासक बनते हैं वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। जो दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा ना, दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार बनाया गया था उसकी शुरुआत की गई थी किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हालांकि वो उसे कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। रजिया सुल्तान का कार्यकाल अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो गुलाम वंश की जो शुरुआत होती है, आपने देखा होगा कि जो गुलाम वंश आता है, मोहम्मद गौरी के ही कुछ गुलाम थे। जैसे पहले गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे गुलाम थे कवाचा और तीसरे गुलाम थे यालदौज। इन सब में जो दिल्ली पर जिसने शासक किया था वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में क्या होते हैं? मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली के पे सुल्तान बनते हैं। और इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? इन्हें बोला जाता है गुलाम वंश। और उसमें भी अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1236 से लेकर के 1240 तक का जो कार्यकाल था वो किनका था? रजिया सुल्तान का था। रजिया सुल्तान का कार्यकाल जो था काफ़ी विवादित भी रहा है। विवादित कई कारणों से रहा था, बट इनकी जो मौत होती है ना, इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कैथल नामक स्थान पे। कहानी ये थी कि ये दिल्ली से जा रही थी कहीं युद्ध करने के लिए और कैथल में इनका क्या हो जाता है? उनसे सामना होता है और उसके बीच में क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। तो जो ये आप मकबरा देख रहे हो, ये किनका मकबरा है? ये जो मकबरा आप देख पा रहे हो किसका होगा? रजिया सुल्तान जी का होगा। ठीक है, अब आगे की कहानी को देखिए। आप सबने एक कुरुक्षेत्र सुना होगा। कुरुक्षेत्र के बारे में आपने सबने सुना होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो जगह है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जो है ना वो एक चीज़ के लिए फेमस है। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। तो एक तो ये आपने अगर पहले मैंने बताया था कि हरियाणा को क्या बोला जाता है? भारत का अखाड़ा भी बोला जाता है। तो पहले युद्ध की चर्चा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? महाभारत की लड़ाई कहाँ पे हुई है? कुरुक्षेत्र के अंदर। महाभारत की लड़ाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी थे। जैसे आपने इस पुस्तक के बारे में सुना होगा, ये है भगवत गीता। ये श्री कृष्ण जी हैं और इन्होंने क्या किया था? अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया है। तो जो इन्होंने उपदेश दिया था ना वो कहाँ पे दिया है? ज्योतिसार में, जो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के समीप एक जगह होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योतिसार। तो ज्योतिसार में ही क्या किया जाता है? श्री कृष्ण जी के द्वारा ये उपदेश दिया जाता है। अब भगवत गीता से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। कई सारी पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि भगवत गीता का जो उपदेश है ना वो 45 मिनट में श्री कृष्ण जी और उनका जो संवाद है वो हो गया था। और इसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? इसमें कुल श्लोकों की संख्या है 700 और कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 18 अध्याय।
और ये 18 जो शब्द है ना वो फैक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, महाभारत के लिए। कैसे भाई, तो देखो महाभारत के युद्ध में दो पक्ष थे, एक पक्ष था पांडवों का और दूसरा पक्ष जो था वो किनका था, कौरव का था। इन दोनों की सेनाओं को अगर मिलाया जाए तो कुल सेनाओं की संख्या भी कितनी होती थी, 18। तो 18 क्या थी, सेना के अलग अलग दल थे दोनों को मिला करके। ये युद्ध कितने दिनों तक चला, तो ये युद्ध भी आपका 18 दिनों तक चलता है। और जब युद्ध की समाप्ति हो गई थी ना, तो समाप्ति होने के बाद भी केवल 18 व्यक्ति ही इसके बाद क्या हुए थे, जीवित बचे थे। तो 18 व्यक्ति ही केवल जीवित थे। तो ये 18 का कुछ एक इनका अपना कॉन्सेप्ट रहा होगा, उसके कारण से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली लड़ाई, महाभारत की लड़ाई कहाँ पे हो रही है, आपके कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद की अगर कहानी को आप देखते हो तो देखिए एक जगह आपको देखने को मिलेगा अंबाला। अंबाला अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो आपको कहीं पे मिल जाएगा अंबाला, ये रहा देखिए। अंबाला जो जगह है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने सुना होगा कि भारत के पास एक विमान है जिसे हम लोग बोलते हैं राफेल विमान। राफेल विमान को भारत ने किस देश से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, राफेल विमान जो है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब होता क्या है, राफेल विमान का जो बेस स्टेशन बनाया गया है ना वो कहाँ पर है, अंबाला में। तो राफेल विमान को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, अंबाला के अंदर। दो रीजन हो सकते हैं इसके लिए, पहला तो यहाँ से पाकिस्तान भी पास है और दूसरा चीन भी पास है, तो दोनों को काउंटर करने के लिए हमें इस चीज़ की आवश्यकता होती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि अंबाला और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो एक आर्मी कैंट के लिए प्रसिद्ध होता है। कौन सा, तो अगर आपसे पूछा जाए आर्मी कैंट कहाँ पर है तो आप क्या बताओगे, आर्मी कैंट भी जो होता है वो यहाँ पे अंबाला के अंदर होता है। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट्स की बात हम अगर और करें तो एक जगह होता है कालका, इधर कहीं देखोगे तो एक जगह है कालका। कालका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो जब मैंने आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ाया था तो वहाँ पे बोला था कि एक कालका शिमला रेल लाइन प्रोजेक्ट चलता है, कालका शिमला रेल लाइन प्रोजेक्ट। वो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो कालका जो था वो कहाँ पर का हिस्सा था, वो हरियाणा का हिस्सा हुआ करता था। और इसे क्या है, यूनेस्को में भी, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम और फैक्ट्स को समझने का प्रयास करें तो देखिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जगह एक दिख जाएगा, ये वाली जगह जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुग्राम। इस जगह को क्या बोला जाता है, गुरुग्राम। हालांकि इसका अगर पुराना नाम आपसे पूछे तो इसका पुराना नाम क्या था, गुड़गांव, गुड़गांव बोलते थे इसे। और नया नाम आज के समय से क्या बोला जाता है, आज के समय से गुरुग्राम बोला जाता है। तो गुरुग्राम से संबंधित कुछ फैक्ट्स को हम समझते हैं। तो देखिएगा गुरुग्राम क्या है, दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके अगर ऑफिसेस आपको देखने को मिलेगा तो उनके ऑफिसेस आज के समय कहाँ पर हैं, आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखोगे तो इसे बोला जाता है सिटी ऑफ मिलेनियम। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि भारत के किस शहर को सिटी ऑफ मिलेनियम कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, तो भारत के किस शहर को बोला जाएगा, तो वो भी क्या है, गुरुग्राम। तो आइए समझते हैं कि गुरुग्राम शब्द का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर आप इसको विभाजित करोगे तो दो शब्द निकलते हैं, एक शब्द होता है गुरु और दूसरा शब्द है ग्राम। मतलब वैसा स्थान जहाँ पे कि कौन निवास करते हों, तो इसे बोला जाता था विलेज ऑफ गुरु। विलेज ऑफ गुरु जो है वो कौन सा होगा आपका, वो गुरुग्राम होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महाभारत युद्ध के दौरान आपने एक गुरु का नाम सुना होगा, गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान यानी कि उनका जो होम टाउन था वो भी कहाँ पर था, वो भी आपको गुरुग्राम के अंदर ही देखने को मिलता है। अच्छा, गुरुग्राम इतना ज़्यादा डेवलप कैसे किया, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था ना, ये जो है ना दिल्ली का जो एनसीआर रीजन होता है उसके अंतर्गत इसे लाया जाता है, ये उसके अंतर्गत आता है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। ये जब मैं दिल्ली पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि एनसीआर होता क्या है। तो दिल्ली एनसीआर के करीब होने के कारण गुरुग्राम जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है। उसके अलावा एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसे बोला जाता है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तब भी आप जवाब कहाँ दोगे, तब भी इसका जवाब होगा ये कहाँ पर होगा, आपके गुरुग्राम में। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हो गया। इसके अलावा अगर हम आगे की चर्चा करें तो एक जगह है
जिसे बोला जाता है मानेसर। हरियाणा अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला हिस्सा अगर मान लीजिए कि गुरुग्राम था, तो गुरुग्राम के नीचे आप एक जगह देख पाओगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानेसर। मानेसर जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो मानेसर में 2 चीज़ें हैं। पहला, एक तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है ना वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो पहला अगर आपसे सवाल पूछा जाए मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप क्या जवाब दोगे, उसका भी वो भी कहाँ पर है, मानेसर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एनएसजी का जो एनएसजी का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वो कहाँ पर है, तब भी आपका जवाब क्या होगा, एनएसजी का ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ पर होता है, आपका मानेसर के अंदर ही है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये जो आप पीछे तस्वीर देख पा रहे हो ये किस चीज़ की तस्वीर है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की ये हमारे पास तस्वीर है। ये तो 2 फैक्ट हो गए। इसी के बगल में आप जाओगे ना तो एक जगह और दिखता है जिसे बोलते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद, तो फरीदाबाद अब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए गुरुग्राम में आपको क्या हो गया, बहुत सारे ऑफिसेस आपको मिल जाएंगे। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऑफिसेस आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, आईटी हब कौन सा मिल जाएगा आपको, आईटी हब आपको मिल जाएगा। साइबर सिटी अगर आप किसी को बोल सकते हो तो वो कौन सा है, इसे सिटी ऑफ मिलेनियम बोला जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में आप याद रख सकते हो। तो ऑफिस आपका कहाँ हो गया, गुरुग्राम में। फरीदाबाद जो है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो इसे क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया। जितने उद्योग वगैरह आप देखोगे ना वो उद्योग आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, फरीदाबाद में उद्योग। तो उद्योग भी पास में हो गया और आपके उसके जिसके जितने ऑफिसेस हो सकते थे वो कहाँ पे आपके हो गए, वो सभी आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा। अब आगे की फैक्ट्स को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 2 तस्वीर देख पा रहे होगे। ये एक तस्वीर है कल्पना चावला जी का। अब सवाल है कि कल्पना चावला जी तो भारत की नागरिक है नहीं, भारत की नागरिक थी बट इन्होंने बाद में क्या किया था, यूएसए की जो सिटीजनशिप होती है वो एक्सेप्ट कर ली थी कल्पना चावला जी के द्वारा। और यहाँ पे आप एक तस्वीर देख पा रहे हो जिसे हम लोगों ने, जिसमें गाय की हमने एक तस्वीर लगा रखी है। और अगर आप यहाँ पे ढूंढने चलोगे ना तो एक जगह आपको दिख जाएगा करनाल। यहाँ पे देखिएगा ये जगह कौन सी है, करनाल। तो करनाल 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। पहला जो फैक्ट होगा करनाल से संबंधित, पहला फैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि डेयरी अनुसंधान केंद्र, तो डेयरी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, ये आपका करनाल में है। और दूसरा, कल्पना चावला जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो भी ये कौन सा होगा, तब भी आप क्या जवाब दोगे, करनाल। तो करनाल से रिलेटेड आपको 2 फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। अब थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इस गाय के बारे में। देखिए ये जो आपको गाय दिख रही होगी ना, ये वाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, इस गाय को बोला जाता है एचएफ गाय। अब एचएफ इसका नाम क्यों पड़ा, तो देखिए एच का मतलब होता है होल्स्टीन, एच का मतलब क्या हो गया, होल्स्टीन, और एफ का मतलब होता है फ्रीजियन। तो होल्स्टीन और फ्रीजियन, हालांकि ये गाय कोई भारतीय गाय नहीं है, ये जो हुआ था डेवलप कहाँ पे हुआ है, यूरोप के अंदर हुआ है। तो होल्स्टीन और फ्रीजियन ये इसका क्या हो गया, नाम पड़ गया उसके नाम पे। 2 अलग अलग ब्रीड को मिला करके इसको बनाया गया था। जनरली ये जो होती है वो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं और इनके जो दूध देने की क्षमता होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लगभग अगर देखोगे ना 30 से 60 लीटर दूध ये एक दिन में दे सकती हैं, और जब एक बार गर्भ धारण करती हैं तो 10,000 लीटर तक भी क्या कर सकती हैं, ये दूध दे सकती हैं। तो ये इनकी क्या होती है, क्षमता होती है। इसलिए क्या होता है, ये 2 अलग अलग गायों को, ब्रीडों को मिला दिया गया है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसे क्या नाम दिया गया है, उसे नाम दिया गया एचएफ। कल्पना चावला जी के बारे में अगर देखा जाए तो होता क्या है ना, 2003 में जब ये अंतरिक्ष में गई थी तो अंतरिक्ष से जब धरती पे लौट रही थी तो धरती पे लौटने के क्रम में क्या होता है, इनके रॉकेट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और रॉकेट में गड़बड़ी हो जाने के बाद क्या हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो अगर आपसे सवाल पूछे इनकी डेथ कब हुई तो आप बता दोगे इनकी जो डेथ होती है वो कब हुई थी, 2003 के अंदर। और इनका भारत में कहाँ से संबंध इनका है, तो इनका जो संबंध है वो भारत में कहाँ पे होगा, करनाल के अंदर इनका आपको संबंध देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम और आगे की चर्चा करें तो देखिए एक जगह आप यहाँ पे और देख पा रहे होगे जिसे हम लोगों ने बोला है यमुनानगर। यमुनानगर जो होता है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो प्लाईवुड। प्लाईवुड आपने कहीं ना कहीं जैसे दुकानों में जाते हो तो प्लाईवुड के या लकड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है, किसका,
और वो प्लाईवुड जो है वो कहाँ बनता है, वो आपका यमुनानगर में बनता है। हमने एक लड़ाई की बात कर ली थी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि भारत का अखाड़ा भी किसे बोला जाता है, हरियाणा को। दूसरी जो लड़ाई हुई थी ना वो कहाँ पे हुई है, पानीपत के अंदर हुई है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग इसके बारे में कर लेते हैं। देखिए पानीपत में कुल कितनी लड़ाई हुई है, पानीपत के अंदर कुल 3 लड़ाइयाँ होती है। प्रथम लड़ाई की बात करें तो प्रथम लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में। ये किनके बीच में हुआ था, तो बाबर वर्सेस, अगर आपसे पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में होता है। और इसमें बाबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है। और बाबर के जीतने के बाद भारत में कौन सा वंश स्थापित हो जाएगा, भारत में मुगल वंश की नींव रख दी जाती है। कब, 1526 में। फिर अगर पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ है, 1556 ईस्वी में। ये हुआ था किसके बीच में, अकबर वर्सेस हेमू। ये दो के बीच में होता है। हेमू का जो पूरा नाम था ना वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये इस युद्ध को जीत रहे होते हैं, हेमू जो थे वो इस युद्ध को जीत रहे होते हैं, बट कहीं से अचानक से एक तीर आता है और उनकी आंखों में लग जाता है, जिसके बाद ये जो जिस हाथी पर जिस पे सवार थे वो हाथी से गिर जाते हैं। और उसके बाद ये मान लिया जाता है कि इस युद्ध को कौन जीत गए हैं, अकबर जीत गए हैं। तीसरा युद्ध की बात करें तो पानीपत में एक तीसरा युद्ध भी हुआ है 1761 AD के अंदर। ये किसके बीच में हुआ था, ये मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अब्दाली के बीच में होता है। और इस युद्ध को कौन जीत जाते हैं, इस युद्ध को अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। तो पानीपत में जो है वो कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, 3 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। एक लड़ाई हमने कुरुक्षेत्र के अंदर देखा था, तो कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा हुआ था, तो महाभारत की लड़ाई। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आखिरकार हरियाणा को ही हम लोग भारत का अखाड़ा क्यों बोलते हैं, तो आप इसका जवाब इस प्रकार दे सकते हो कि 2 प्रमुख लड़ाइयाँ, एक तो था कुरुक्षेत्र और दूसरा था पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। ये दोनों युद्ध आपको कहाँ होते हुए दिख रहे हैं, ये दोनों युद्ध आपको हरियाणा के अंदर होते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं हरियाणा वाला ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये सीरीज पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।